नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है दर्द भरा सफर। रसोई का काम निपटाकर मैं लेटी हुई थी कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। कौन हो सकता है? दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक 22-23 साल की युवती खड़ी थी। आंटी, मुझे पहचाना आपने? मैं मधु, आपके पड़ोस वाली। वो बोली, अरे मधु, तुम यहाँ कैसे? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? एक साथ ढेरों प्रश्न मेरे मुंह से निकल पड़े। मैं उसे प्यार से अंदर ले आई। मधु बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए एक अबोध बच्चे की तरह मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। बैठो बेटा। मेरा इशारा पाकर वो बैठ गई। मैंने गौर से देखा तो मधु के नक्श काफी तीखे थे। रंग गोरा था। बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थीं। यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी मधु का शरीर बस ये समझिए कि हड्डियों का ढांचा भर था। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसी हो तुम? नजरें झुकाए बेहद धीमी आवाज में मधु बोली, आंटी, मैंने कितने पत्र आपको लिखे पर आपने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मैं खामोश एकटक उसे देखते हुए सोचती रही। बेटा, पत्र तो तुम्हारे बराबर आते रहे, पर तुम्हारी माँ और पापा के डर के कारण जवाब देना ठीक नहीं समझा। मुझे चुप देख शायद वो मेरा उत्तर समझ गई थी। फिर संकोच भरे शब्दों में बोली, आंटी, 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया है। प्लीज मुझे खाना खिला दो। मैं तंग आ गई हूँ अपनी इस जिंदगी से। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ का व्यवहार। रोज रोज की मार और तानों से परेशान हो चुकी हूँ। ये कहकर मधु मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया और गले से लगाया तो वो फफक पड़ी और मेरा स्पर्श पाते ही उसके धैर्य का बांध टूट गया। आंटी, कई बार जी में आया कि आत्महत्या कर लूं। कई बार कहीं भाग जाने को कदम उठे, किंतु इस दुनिया की सच्चाई को जानती हूँ। जब मेरे माँ बाप ही मुझे नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो और कौन देगा मुझे अपने आंचल की छांव। बचपन से मैं माँ की ममता के लिए तरस रही हूँ और आखिर में अब उस घर को सदा के लिए छोड़कर आपके पास आई हूँ, वो स्पर्श ढूंढने जो एक बच्चे को अपनी माँ से मिलता है। प्लीज आंटी, मना मत करना। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, ऐसा दोबारा भूल कर भी मत कहना। अब कहीं नहीं जाएगी तू जब तक मैं हूँ। तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसे मैंने अपने सीने से लगा लिया तो एक सुखद एहसास से मेरी आंखें भर आईं और वो एक बच्ची सी बनी मुझसे चिपकी रही। मैं रसोई में जब उसके लिए खाना लेने गई तो जी में आ रहा था कि जाने क्या क्या खिला दूं उसे। पूरी थाली को करीने से सजाकर मैं बाहर ले आई तो थाली देख मधु रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और कसम दिलाई कि अब और नहीं रोएगी। वो धीरे धीरे खाती रही और मैं अतीत में खो गई। बरसों से सहेजी संवेदनाएं प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत बाहर निकलने लगी। मधु 2 साल की थी कि काल के क्रूर हाथों ने उससे उसकी माँ छीन ली। मधु की माँ को लंग्स कैंसर था। बहुत इलाज कराया था मधु के पापा ने, पर वो नहीं बच पाई। इस सदमे से उबरने में मधु के पापा को महीनों लग गए। फिर सभी रिश्तेदारों एवं दोस्तों की कोशिशों के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इस शादी के पीछे उनके मन में शायद ये स्वार्थ भी कहीं छिपा था कि मधु अभी बहुत छोटी है और उसकी देखभाल के लिए घर में एक औरत का होना बहुत जरूरी है। शुरुआत के कुछ महीने पलक झपकते बीत गए। इस दौरान उमा का मधु के प्रति व्यवहार सामान्य रहा, किंतु ज्यों ही उमा की कोख में एक नए मेहमान ने दस्तक दी, सौतेली माँ का मधु के प्रति व्यवहार तेजी से असामान्य होने लगा। उमा ने जब बेटी को जन्म दिया तो मधु के पिता को विशेष खुशी नहीं हुई। वो चाह रहे थे कि बेटा हो, पर एक बेटे की उम्मीद में उमा को 4 बेटियां हो गईं और ज्यों-ज्यों मधु की बहनों की संख्या बढ़ती गई त्यों-त्यों उसकी मुसीबतों का पहाड़ भी बड़ा होता गया। आए दिन मधु के शरीर पर उभरे स्याह निशान माँ के सौतेलेपन को चीख-चीख कर उजागर करते थे। कितनी बेरहम थी उमा। जब बच्चों के कोमल नाजुक गालों पर माँ बाप के प्यार भरे स्पर्श की जरूरत होती है, तब मधु के मासूम गालों पर उंगलियों के निशान झलकते थे। उमा का खुद की पिटाई से जब जी नहीं भरता तो वो उसके पिता से मधु की शिकायत करती। पहले तो वो इस ओर ध्यान नहीं देते थे, पर रोज रोज पत्नी द्वारा कान भरे जाने से तंग आकर वो भी बड़ी बेरहमी से मधु को मारते। सच ही तो है, जब माँ दूसरी हो तो बाप पहले ही तीसरा हो जाता है। अब तो उस नन्ही सी जान को मार खाने की आदत सी हो गई थी। मार खाते समय उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी तो बस सिसकियां। वो
मासूम बच्ची तो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो रोती तो मार और ज्यादा पड़ती। खाने को मिलता बहनों की जूठन। मधु बहनों को जब दूध पीते या फल खाते देखती तो उसका मन ललचा उठता, लेकिन उसे मिलता कभी कभार बहनों द्वारा छोड़ा हुआ दूध और फल। कई बार तो मधु जब जूठे गिलास धोने को ले जाती तो उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसे ही पी लेती। गजब का धैर्य और संतोष था उसमें। शुरू में मधु मेरे घर आ जाया करती थी, किंतु अब उमा ने उसे मेरे यहाँ आने पर भी रोक लगा दी। मधु के साथ इतनी निर्दयता देख दिल करहा उठता था कि आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष। उस दिन तो उमा ने हद ही कर दी, जब मधु का बिस्तर और सामान बगल में बने गैराज में लगा दिया। मेरी छत से उनका गैराज साफ दिखाई देता था। जाड़ों का मौसम था। मैं अपनी छत पर कुर्सी डालकर धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी। तभी देखा मधु एक थाली में बहनों का छोड़ा गया खाना लेकर अपने गैराज की तरफ जा रही थी। मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो शर्म के मारे दौड़ पड़ी। दौड़ने से उसके पैर में पत्थर से ठोकर लग गई और खाने की थाली गिर पड़ी। आवाज सुनकर उमा दौड़ी दौड़ी बाहर आई और आव देखा ना ताव चटाचट मधु के चेहरे पर कई तमाचे जड़ दिए। उल्टा कहीं की मर क्यों नहीं गई? जब माँ मरी थी तो तुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ? छोड़ गई है मेरे खातिर जी का जंजाल। अरे चलते नहीं बनता क्या? मोटापा चढ़ा है, जहर खाकर मर जा। अब और खाना नहीं है, भूखी मर। आवाज के साथ साथ उमा के हाथ भी तेजी से चल रहे थे। उस दिन का वो नजारा देखकर तो मैं हैरान रह गई। काफी सोच विचार के बाद एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और मधु को इशारे से बाहर बुलाकर पूछा, क्या वो खाना खाएगी? उसने इशारे में ही खाने की स्वीकृति दे दी। मैं रसोई में गई और खाने को पॉलीथीन में भरकर एक रस्सी में बांधकर नीचे लटका दिया। मधु ने बिना किसी झिझक के थैली खोली और गैराज में चली गई। वहां बैठकर खाने लगी। धीरे धीरे ये एक क्रम सा बन गया कि घर में जो कुछ भी बनता मैं मधु के लिए जरूर रखती और मौका देखकर उसे दे देती। उसे खिलाने में मुझे एक आत्मसुख सा मिलता था। कुछ ही दिनों में उससे मेरा लगाव बढ़ता गया और एक अजीब बंधन में जकड़ते गए हम दोनों। मेरे भाई की शादी थी। मैं 10 दिन के लिए मायके चली आई, लेकिन मधु की याद मुझे जब तक परेशान करती। खासकर तब और अधिक उसकी याद आती जब मैं खाना खाने बैठती। यद्यपि हमारे बीच कभी कोई बातचीत नहीं होती थी, पर इशारों में ही वो सारी बातें कह देती और समझ लेती थी। भाई की शादी से जब वापस घर लौटी तो मैं सीधे छत पर गई। वहां देखा कि ढेर सारे कागज पत्थर में लिपटे पड़े हुए थे। हर कागज पर लिखा था, आंटी आप कहाँ चली गई हो? कब आओगी? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज जल्दी आओ ना। एक कागज खोला तो उस पर लिखा था, मैंने कल माँ से अच्छा खाना मांगा तो मुझे गरम चिमटे से मारा। मेरा हाथ जल गया है, अब तो उसमें घाव हो गया है। मैं कागज के टुकड़ों को उठा उठा कर पढ़ रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। नीचे झांक कर देखा तो मधु अपनी कुर्सी मेज पर दुबकी सी बैठी पढ़ रही थी। मैं दौड़ कर नीचे गई और मायके से लाई कुछ मिठाइयाँ और पूड़ियाँ लेकर ऊपर आ गई और मधु को इशारा किया। मुझे देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने खाने का सामान रस्सी से नीचे उतार दिया। मधु ने झट से डब्बा खोला और बैठकर खाने लगी। तभी उसकी छोटी बहन निधि वहां आ गई और मधु को मिठाइयां खाते देख जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि मधु ने उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप कराया और उससे कहा, तू भी मिठाई खा ले। निधि ने मिठाई तो खा ली, पर अंदर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बता दिया। उमा झट से बाहर आई और मधु के हाथ से डब्बा छीनकर फेंक दिया। बोली, अरे भूखी मर रही थी क्या? घर पर खाने को नहीं है जो पड़ोस से भीख मांगती है? चल जा, अंदर बर्तन पड़े हैं, उन्हें मां धो ले। बड़ी आई मिठाई खाने वाली। मधु के साथ साथ उमा मुझे भी भला बुरा कहते हुए अंदर चली गई। इस घटना के बाद मधु मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद वो कहीं चली गई है, पर एक दिन जब छत पर गई तो एक कागज पत्थर में लिपटा पड़ा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये मधु ने ही फेंका होगा। कागज खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्यारी आंटी, होश संभाला है तब से मार खाती आ रही हूँ। क्या जिनकी माँ मर जाती हैं उनका इस दुनिया में कोई नहीं होता? मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया इस हाल में? पापा तो मेरे अपने हैं, फिर भी वो मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हैं? क्या उनके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है? खैर छोड़िए, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है।
पापा का ट्रांसफर हो गया है, अब हम लोग यहाँ से कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। फिर किससे कहूंगी अपना दर्द, आपकी बहुत याद आएगी। काश आंटी आप मेरी माँ होती, कितना प्यार करती मुझको। तबीयत ठीक नहीं है, अब ज्यादा लिख नहीं पा रही हूँ। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अक्सर मधु के बारे में अपने पति धीरज से बातें करती तो वो गंभीर हो जाया करते थे। इसी कारण मैं इस बात को कभी आगे नहीं बढ़ा पाई। मधु को लेकर मैं काफी उहा-पुह में रहती थी, किंतु समय के साथ साथ उसकी याद धुंधली पड़ने लगी। अचानक मधु का एक पत्र आया, फिर तो यदाकदा उसके पत्र आते रहे, किंतु एक अज्ञात भय से मैं कभी उसे पत्र नहीं लिख पाई और ना ही सहानुभूति दर्शा पाई। अचानक कटोरी गिरने की आवाज से मैं अतीत की यादों से बाहर निकल आई। देखा, मधु सामने बैठी है। उसके हाथ कपकपा रहे थे, शायद इसी वजह से कटोरी गिरी थी। मैंने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा। फिर उसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर अपनी साड़ी पहनने को दी। बसंती रंग की साड़ी उस पर खूब फब रही थी। उसके बाल संवारे तो अच्छी लगने लगी। बिस्तर पर लेटे लेटे हम काफी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। इसी बीच कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। मधु तो सो गई, पर मेरे मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहा। एक तरफ तो मधु को अपनाने का, पर दूसरी तरफ इस विचार से सिहर उठती कि इस बात को लेकर धीरज की प्रतिक्रिया क्या होगी। शायद उनको अच्छा न लगे मधु का यहाँ आना। इसी उधेड़-बुन में शाम के 7 बज गए। दरवाजे की घंटी बजी तो जाकर दरवाजा खोला। धीरज ऑफिस से आ चुके थे। पूरे घर में अंधेरा छाया देख पूछ बैठे, क्यों, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? मधु को लेकर मैं इस तरह उलझ गई थी कि घर की बत्तियां जलाना भी भूल गई। घर की बत्तियां जलाकर रोशनी की और रसोई में आकर धीरज के लिए चाय बनाने लगी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि मधु के यहाँ आने की बात धीरज को कैसे बताई जाए। क्या धीरज मधु को स्वीकार कर पाएंगे? सोच सोच कर मेरे हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे थे। धीरज मेरी इस मनोदशा को शायद भांप रहे थे, तभी बार बार पूछ रहे थे, आज तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? इतनी परेशान तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? मैं शायद इसी पल का इंतजार कर रही थी। सही मौका देख मैंने बड़े ही सधे शब्दों में कहा, मधु आई है। मेरा इतना कहना था कि धीरज गंभीर हो उठे। घर में एक मौन पसर गया। रात का खाना तीनों ने एक साथ खाया। मधु को अलग कमरे में सुलाकर मैं अपने कमरे में आ गई। धीरज दूसरी तरफ करवट लिए लेटे थे। मैं भी एक और लेट गई। धीरज काफी देर तक करवट बदलते रहे। विचारों की आंधी में नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद धीरज बोले, देखो, मैं मधु को उसकी माँ तो नहीं दे सकता हूँ, पर सासू माँ तो दे ही सकता हूँ। मैं मधु को इस तरह नहीं बल्कि अपने घर में बहू बनाकर रखूंगा। तब ये दुनिया और समाज कुछ भी नहीं कह पाएगा। अन्यथा एक पराई लड़की को इस घर में पनाह देंगे तो हमारे सामने अनेक सवाल उठेंगे। धीरज ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वे इस तरह अपना फैसला सुनाएंगे। मैं चिपक गई धीरज के सीने से और रो पड़ी। मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो इतने बड़े दिल वाले इंसान की पत्नी हूँ। जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही धीरज भी सोच रहे थे कि हमारे इस फैसले को क्या अनुपम स्वीकार करेगा। अनुपम समझदार और संस्कारवान तो है, पर शादी के बारे में अपना फैसला उस पर थोपना कहीं ज्यादती तो नहीं होगी? आखिर डॉक्टर बन गया है, कहीं उसके जीवन में अपना कोई हमसफर तो नहीं? उसकी क्या पसंद है, कभी पूछा ही नहीं। एक ओर जहां मन में आशंका के बादल घुमड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर पक्का विश्वास भी था कि वो कभी हम लोगों की बात टालेगा नहीं। कई बार मन में विचार आया कि फोन पर बेटे से पूछ लूं, पर फिर ये सोचकर कि फोन पर बात करना ठीक नहीं होगा, अतः उसके आने का हम इंतजार करने लगे। इधर जैसे जैसे दिन बीतते गए मधु की सेहत सुधरने लगी, रंगत पर निखार आने लगा। सूखी त्वचा स्निग्ध और कांतिमयी होकर सोने से दमकने लगी। मेरे आंचल की छांव पाकर मधु में एक नई जान सी आ गई। उसने इस बीच कंप्यूटर और कुकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिए थे। और वो दिन भी आ गया जब अनुपम दिल्ली से वापस आ गया। बेटे के आने की जितनी खुशी थी उतनी ही खुशी उसका फैसला सुनने की भी थी। 1-2 दिन बीतने के बाद मैंने अनुभव किया कि वो भी मधु से प्रभावित है, तो अपनी बात उसके सामने रख दी। अनुपम खुशी से तैयार हो गया। मेरी तो मनमांगी मुराद पूरी हो गई। मैं तेजी से दोनों के ब्याह की तैयारी में जुट गई और साथ ही मधु के पिता को भी इस बात की सूचना भेज दी।
मधु और अनुपम की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी में ना तो उमा आई और ना ही मधु के पिता। मधु को बहुत इंतजार रहा कि पापा जरूर आएंगे, किंतु उन्होंने न आकर मधु की रही सही उम्मीदें भी तोड़ दी। अपने नवजीवन में प्रवेश कर मधु बहुत खुश थी। एक नया घरौंदा जो मिल गया था और उस घरौंदे में माँ के आंचल की ठंडी छांव थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।